नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 7 बजे के इस बुलेटिन की। बड़ी खबर मिल रही है छतरपुर से। बोरवेल में 1.5 साल की मासूम बच्ची गिर गई है। इस मासूम बच्ची को निकालने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। रेस्क्यू स्थल तक कलेक्टर और SP भी पहुंचे हैं। तो बच्ची दिव्यांशी उसका नाम बताया जा रहा है। ऑक्सीजन भी दी जा रही है। खेलते समय वो एक सूखे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई है। तो मासूम नौगांव थाना के दौनी गांव की एक बोरवेल में फंसी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए। जब मासूम के रोने की अंदर से आवाजें आई तब जाकर पता चला, और पास ही में एक गड्ढा किया जा रहा है। वही हर बार जिस तरह से मध्य प्रदेश में मासूमों को बचाने के लिए प्रशासन कोशिश करता है वो की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें बार बार आती हैं, बार बार लोगों को समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों ध्यान नहीं देते, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। और अब छतरपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां नौगांव थाना क्षेत्र के दौनी गांव में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची यहां बोरवेल में गिर गई है। नरेंद्र परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीरों में देख रहे हैं? कितनी दूरी पर बच्ची है? क्या मेजरमेंट अब तक है निकाला गया है? क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक बच्चा बोरवेल में गिरा था लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब ये दूसरी बच्ची 1.5 साल की बताई जा रही है। कितना समय लगेगा? कितनी दूरी पर है? क्या बच्ची का कोई मूवमेंट, कैमरा और ऑक्सीजन, क्या स्थिति है वहां? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि छतरपुर जो जिला है उसके अंतर्गत नौगांव थाना आता है, और उसी नौगांव थाने इलाके में दौनी गांव है, जहां पर आज करीब 4 बजे के आसपास दोपहर के बाद एक जो मासूम बच्ची है जिसकी उम्र 1.5 वर्ष बताई जा रही है, नाम जो है वो दिव्यांशी है, वो खेलते समय अपने खेत पर ड्राई बोर में गिर गई थी। और जो ड्राई बोर की गहराई बताई जा रही है वो 80 फीट बताई जा रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं और जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, उनका अनुमान है कि जो बच्ची है वो कहीं बीच में ही फंसी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। और जैसे ही यहाँ पर प्रशासन को सूचना दी गई तो स्थानीय प्रशासन और जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर, नवागत कलेक्टर भी वहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल कवायद शुरू की जा रही है कि किसी भी तरह से बच्ची को सकुशल जिंदा निकाला जाए। जी नरेंद्र, बच्ची कितनी दूरी पर है? क्या SDRF NDRF टीम को बुलाया गया? क्योंकि अक्सर ऐसे काम में आर्मी सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। देखिए, बिल्कुल हाल फिलहाल तो अभी स्थानीय प्रशासन और जो होमगार्ड के जवान होते हैं, जो पुलिस के जवान होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उनको ही इस कार्य में लगाया गया है। जैसा कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं कि JCB मशीनें चलाई जा रही हैं। 3 JCB बोर के चारों तरफ गड्ढे को खोद रही हैं, ताकि जो बच्ची जहां पर फंसी हुई है वहां तक किसी भी तरह से पहुंचा जा सके और बच्ची को सकुशल निकाला जा सके। दूसरी तरफ बच्ची को ऑक्सीजन की कमी न पड़े, इसके लिए यहाँ पर मेडिकल टीम भी तैनात है, और मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है, ताकि बच्ची वहाँ पर जिंदा रह सके और सांस आराम से ले सके। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन का यहाँ पर पूरा प्रयास है कि बच्ची को किसी भी सूरत में, हर हाल में सकुशल जिंदा निकालना है, जिसकी यहाँ पर जो प्रशासन है और उसके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। ठीक, नज़र बनाए रखिएगा नरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीर देख रहे हैं, मासूम को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बोरवेल के पास में अलग से एक बड़ा गड्ढा बनाकर कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जा सके वो कितनी दूरी पर है, फिर उस हिसाब से टनल के माध्यम से उस तक पहुंचाया जा सके। और जबलपुर से एक बड़ी खबर, पंचायत चुनाव का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई से आज ही इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के इस इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। आवेदन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बहस होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई की अपील की गई है। रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं होने को लेकर यह चुनौती दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण। बेशक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण याचिकाकर्ताओं ने विजय ली है। और चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में बहुचर्चित सुनवाई थी, कल कोर्ट ने कहा था कि चूंकि जबलपुर हाईकोर्ट इस मसले को देख रहा है, लिहाजा याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के सामने ही जाए। आज त्वरित सुनवाई का एक आवेदन भी पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया और विंटर वेकेशन के बाद 3 जनवरी की तारीख तय कर दी। ऐसे में जो तत्काल तौर पर जो राहत
याचिकाकर्ता चाहते थे, क्योंकि 6 जनवरी को तो चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग ही हो जाएगी। लिहाजा आज फिर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया, एक आवेदन पेश किया गया, कुछ देर सुनवाई भी हुई, याचिकाकर्ताओं की ओर से विवेक तनखा की ओर से जिरह की गई। कोर्ट ने आज इस मसले को सुना, लेकिन विस्तार से सुनने के लिए कल सुबह 10:30 बजे का वक्त दिया है। और ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं, आवेदन दायर किया गया है, वो भोपाल जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन नागर और नरसिंहपुर के संदीप पटेल की ओर से दायर किया गया है। और इनकी तरफ से विवेक तनखा ने पैरवी की। आज इस विषय को सुनने के बाद कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मसले को लेता है। और मुख्य तौर पर इस याचिका में भी वही बात कही गई है कि मुख्य तौर पर जो रिलीफ याचिकाकर्ता चाहते हैं कि संविधान का पालन हो, चुनाव के खिलाफ याचिकाकर्ता नहीं है, लेकिन चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के तहत हो। मसलन जिस तरह संवैधानिक एक व्यवस्था है कि चुनाव के में पंचायत चुनावों में हर 5 साल में परिसीमन के बाद रोटेशनल आरक्षण होना चाहिए। मसलन कोई अगर जिला पंचायत SC वर्ग के लिए आरक्षित है तो ऐसा नहीं कि SC वर्ग का उम्मीदवार ही उस पर चुनता चला है, उसमें रोटेशन होना चाहिए। ये संविधान की व्यवस्था है और इसे मुकम्मल करने के लिए, इसे लागू करने के लिए एक बार फिर जिरह की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ये कहा गया है कि त्वरित सुनवाई की मांग जरूर हाईकोर्ट से की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई करने से, अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनेगा। आज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश शासन के वकीलों के साथ साथ याचिकाकर्ताओं के वकीलों को तफसील से कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ कल सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आता है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और बात दिल्ली की। कुछ देर बाद MP बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। सांसद राकेश सिंह के दिल्ली निवास पर यह बैठक रखी गई है। मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद बैठक में शामिल होंगे। CM शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश बैठक में मौजूद रहेंगे। सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी सांसदों की बैठक रखी गई है। कुछ ही देर बाद सांसद राकेश सिंह के दिल्ली निवास पर यह बैठक होगी। और मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान आपको बता दें कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब भारी पड़ेगा। सरकार नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शनकारियों से करेगी। शिवराज कैबिनेट ने इसके लिए मध्य प्रदेश निजी और लोक संपत्ति नुकसान और निवारण विधेयक को मंजूरी दे दी है। समूह जल प्रदाय योजनाओं को 17 जिलों के अंदर स्वीकृति दी है। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की है। इसमें 6117 गांव, जिनके घर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा टोटी से। CM शिवराज ने मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग की तीसरी बैठक की और इस दौरान CM ने कहा कि विकास लक्ष्य यानी SDG हासिल करने के लिए विभागों की कार्य योजना, रणनीति और समय सीमा को साफ साफ प्रस्तुत किया जाए। CM ने बैठक में कहा कि देश को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक योगदान कैसे दे सकता है, इस पर भी राज्य नीति आयोग को विचार करना होगा। ये निर्धारित करना होगा कि हम देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सौर ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर कितना योगदान कर सकते हैं। सोच और कार्य के इस नतीजे से ही डबल इंजन की सरकार प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगी। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग को जन साधारण से जोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता के कुछ कार्यक्रम और योजनाएं तय कर उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। कार्यों का प्रभाव आगामी 2 वर्ष में दिखना चाहिए, उन्हें परिणाम चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से आनंद विभाग के माध्यम से जनता को आनंद देने की तैयारी में है। CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने वाराणसी दौरे के बाद मंत्रियों से चर्चा की और कहा कि प्रदेश में 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। और एक नजर बिग न्यूज पर डालेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर बात तय हो गई है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी।
उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी भी यूपी की सियासी जमीन पर काफी सक्रिय हो गए। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम 4 बार यूपी का दौरा करेंगे। 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत का कटआउट इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बिपिन रावत के जरिए सियासी लाभ उठाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जब बिपिन रावत को जनरल बनाया गया था तब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। अब उत्तराखंड में चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी अपने पोस्टर फोटो अपनी रैली में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ इकोनॉमिस्ट और इनकमिंग फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगना मुश्किल है। इसके लिए साफ तौर पर मापदंड बनाए जाने चाहिए। गोपीनाथ ने कहा कि आने वाला बजट ऑकोमोडेटिव होना चाहिए। और सीधे अब बात करते हैं शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से गुरुवार दोपहर 2:35 पर भोपाल एयरपोर्ट लाया गया। यहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक से भोपाल स्थित सनसिटी कॉलोनी में उनके घर ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ट्रक के पीछे पीछे चले और कुछ देर वहां रुके। उसके बाद वरुण को श्रद्धांजलि दी। घर पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। कैप्टन का बैरागढ़ में शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में वरुण घायल हो गए थे। उनका बुधवार को बेंगलुरु में इलाज के दौरान निधन हो गया था। राज्य सरकार ने वरुण के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।